आज की जो चर्चा है वो एक हमले के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ सैनिकों या हथियारों का खेल नहीं है। ये सोच की, रणनीति की और मैं कहूँगा हिम्मत की कहानी है। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही समझना है कि कैसे एक नामुमकिन से दिखने वाले किले की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना जा सकता है, और कैसे कभी-कभी जीत के लिए अपने सबसे पसंदीदा हथियार भी छोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां हमलावर एक तरह से फंसा हुआ था। स्रोत बताते हैं कि बेस को स्काउट करने में, उसकी जासूसी करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। हर एंगल, हर मुमकिन एंट्री पॉइंट को देखा गया, लेकिन कुछ भी सही नहीं बैठ रहा था। जैसा कि वीडियो में बेस का डिजाइन दिखता है, ये एक क्लासिक स्ट्रॉन्ग कोर वाला बेस था। स्ट्रॉन्ग कोर? हाँ, डिफेंडर ने अपनी सबसे खतरनाक, सबसे कीमती चीजें सब कुछ एक साथ छोटे से हिस्से में पैक कर दिया था। अच्छा। आप यूँ समझ लीजिए कि एक किले के अंदर एक और किला। तो ये एक तरह का जाल था कि आओ सीधे दिल पे हमला करो और मारे जाओ। एग्जैक्टली। बाहर की दीवारें शायद कमजोर लगें, लेकिन जैसे ही आप कोर के पास पहुंचते हैं, आप चारों तरफ से आग के बीच फंस जाते हैं। किसी भी स्टैंडर्ड आर्मी के लिए इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और हमलावर ये देख रहा था? हाँ, और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे तोड़े कैसे। स्रोत में उसने खुद कहा है, मेरे ट्रूप्स लिटरली स्मैश हो जाते, कोई चांस नहीं बचता। और यहीं पर उसे वो एहसास हुआ कि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। ये बात स्रोत में बार बार आती है। इसका असल में मतलब क्या है? एक गेमर के लिए कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब है वो 2-3 रणनीतियां जिन्हें आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी सिग्नेचर मूव की तरह है। लेकिन जब सामने वाला आपके सिग्नेचर मूव को ही काउंटर करने के लिए बैठा हो, तो आपका कंफर्ट जोन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो वो बार बार उन्हीं रणनीतियों के बारे में सोच रहा था जिनमें वो माहिर था, और वो सब इस बेस के डिजाइन के आगे फेल हो रही थी। सही बात है। और यहीं पर वो पल आया जिसे हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। जब हमलावर ने हार मानकर ये सोचा कि ठीक है, मेरी पसंदीदा रणनीतियां काम नहीं करेंगी, तो उसका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुल गया। बिल्कुल। उसने बेस को एक बाधा की तरह देखना बंद कर दिया और एक पहेली की तरह देखना शुरू किया। और तभी उसे एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आई। और वो क्या थी? उसने सोचा, इस बेस की सारी ताकत, इसकी आत्मा एक ही जगह पर क्यों है? डिफेंडर ने अपना सब कुछ एक ही टोकरी में क्यों रखा है? अच्छा। और यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। अगर मैं किसी तरह सिर्फ उस टोकरी को ही तबाह कर दूं, तो बाकी बेस का क्या होगा? पूरे बेस से लड़ने के बजाय सिर्फ उसके दिल पे एक ऐसा वार करोगे बाकी सब खुद ही बिखर जाएं। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, वहाँ पहुँचना तो नामुमकिन था। सीधे रास्ते से पहुँचना नामुमकिन था। इसीलिए एक ऐसी रणनीति चुनी गई जो सीधे रास्ते जाती ही नहीं। ये रणनीति थी मेटियोर गोलेम। मेटियोर गोलेम? जी। यह एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत हिम्मत और सटीकता चाहिए। एक विशाल आग का गोला गिराता है। ओके, आपका मकसद होता है उस गोले को सीधे दुश्मन के बेस के सबसे घने, सबसे मजबूत हिस्से पर गिराना। अगर आपका निशाना सटीक लगा, तो वो पूरा एरिया नक्शे से मिट जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी बचता है, उसे साफ करने के लिए आप गोलेम्स जैसे भारी भरकम टैंक भेजते हैं। स्रोत में एक लाइन है जो इस सोच को बड़ी खूबसूरती से बताती है। क्या? पहले बेस के सबसे मजबूत हिस्से को तोड़ो, उसकी जान निकालो। उसके बाद बाकी बेस सिर्फ एक ट्रैश पाइल है। वाह, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि अगर वो आग का गोला थोड़ा भी चूका तो आपका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया और आपके पास लड़ने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं। सब कुछ एक ही दांव पर। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। ये एक ऑल इन मूव है। इसीलिए हमलावर सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा था कि उसे वो फायरबॉल कहाँ, किस एंगल पर और ठीक किस सेकंड में गिराना है। ठीक है, तो प्लान बन गया है। दुश्मन की सबसे मजबूत दीवार को ही दूर से तोड़ना है। पर कहना और करना तो अलग बातें हैं। इसे अंजाम कैसे दिया गया? यहाँ पर एग्जीक्यूशन देखने लायक है। जैसा कि वीडियो में दिखाया भी गया है, सबसे पहले ग्रैंड वार्डन, जो एक तरह का सपोर्ट हीरो है, उसे उसी तरफ तैनात किया गया जिस तरफ बेस का कोर था। फिर मुख्य हमले से पहले साइड की कुछ छोटी मोटी इमारतों को साफ किया गया। ऐसा क्यों? मुख्य टारगेट तो बीच में था। इसे फनलिंग कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको एक संकरे रास्ते पर सीधी गेंद फेंकनी है, तो आप पहले रास्ते के अगल बगल पड़े कंकड़ पत्थर हटाएंगे ताकि गेंद भटके नहीं। अच्छा, रास्ता साफ करना। हाँ, यहाँ भी वही किया गया। साइड की गैर जरूरी बिल्डिंग्स को हटाकर एक साफ लॉन्चिंग पैड बनाया गया ताकि जब मुख्य हमला हो तो वो सीधे निशाने पर जाए। समझ गया। रास्ता साफ हो चुका था, स्टेज सेट था, और फिर वो पल आया, परफेक्ट फायरबॉल। हाँ, वीडियो में जो एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, धड़ाम, वो सिर्फ एक साउंड इफेक्ट नहीं है, वो उस पूरी स्ट्रैटेजी के सफल होने की गूंज है। स्रोत में इसका जिक्र है। एक और स्पेल मिलाया गया था जिससे वहाँ भूकंप जैसी स्थिति बन गई। तो पहले आग के गोले ने इमारतों को कमजोर किया और फिर भूकंप ने उन्हें गिरा दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा इलाका, जो बेस का दिल था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, हाँ, वो पूरी तरह से ढह गया। वहाँ सिर्फ एक कमजोर ढांचा बचा था,
जैसा स्रोत में कहा गया है, उस मोमेंट में ओपोनेंट की सोल उस जगह को छोड़ चुकी थी। ये लाइन बहुत दमदार है। मतलब ये सिर्फ बिल्डिंग्स तोड़ना नहीं था, ये विरोधी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म कर देना था। बिल्कुल, इसे शॉक एंड ऑ कहते हैं ना। सही बात है। ये उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। आप एक ही झटके में इतनी बड़ी तबाही मचाते हैं कि विरोधी के सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। उसका पूरा गेम प्लान, उसकी घंटों की मेहनत कुछ सेकंड में राख हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब करे क्या। मनोवैज्ञानिक रूप से वो उसी पल हार चुका था। उस धमाके का असर इतना भयानक था कि उसे एक एटॉमिक बॉम्ब जैसा बताया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका असर सिर्फ डिफेंडर पर नहीं, खुद हमलावर पर भी हुआ। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वीडियो में जिक्र है कि उसके खुद के पैर कांप रहे, रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, एक पल के लिए चक्कर आ गया। ऐसा क्यों? उसे तो खुश होना चाहिए था। ये एक बहुत ही प्रामाणिक और मानवीय प्रतिक्रिया है। जब आप इतना बड़ा और विनाशकारी दांव खेलते हैं और वो सफल हो जाता है, तो एड्रेनलिन का एक जबरदस्त रश होता है। अच्छा। वो कांपना उस तनाव के रिलीज होने का नतीजा है। ये दिखाता है कि इस एक पल में कितना कुछ दांव पर लगा था। वो सिर्फ एक गेम नहीं खेल रहा था, वो अपनी पूरी प्लानिंग, अपनी पूरी हिम्मत को टेस्ट कर रहा था। लेकिन वो घबराहट सिर्फ एक पल की थी। सिर्फ एक पल की, क्योंकि जैसे ही बेस का दिल तबाह हुआ, ये साफ हो गया था कि जीत पक्की है। और उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक औपचारिकता थी। गोलेम्स और ब्राकी सैनिकों को भेजा गया और उन्होंने बचे खुचे ट्रैश को साफ कर दिया। और हमले की गति भी देखने लायक थी। कितनी देर में खत्म हुआ? स्रोत बताता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा बेस 100% नष्ट हो चुका था। तेज हमला, साफ सुथरा निष्पादन और कोई रहम नहीं। एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। बिल्कुल, जहाँ सटीकता और गति ही सब कुछ है। जहाँ लोग अक्सर कमजोर हिस्से से घुसने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे मजबूत हिस्से को खत्म करते ही पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। स्रोत की एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर एक टाइप का अटैक किसी बेस पर इम्पॉसिबल लग रहा है, तो वही बेस किसी दूसरे अटैक के लिए सबसे ज्यादा वीक होता है। बस उस कमजोरी को पहचानने वाली नजर चाहिए। आज की चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं।